हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा है आप सभी लोग रीट का पेपर दे चुके होंगे और अपने घर पहुंच गए होंगे, क्योंकि आज है 25 तारीख। मेरा एक फ्रेंड गया था पेपर देने के लिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पेपर डाला है और आंसर की भी बताया है, लेकिन कुछ आंसर वहाँ पे देख रहे थे, क्वेश्चन देख रहे थे, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करके बताया कि ये तो क्वेश्चन आए हुए नहीं। तो इसलिए हमने सोचा कि वीडियो बाद में बनाते हैं, जब ज़्यादा डिटेल जान लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो सबसे सटीक यहाँ से क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पेपर में आपके आए ही आए हैं, और उसका जो आंसर है वो भी आपके सामने ही है। तो आप लोग तैयार रहें और आप लोग मिलान कर लीजिए। देखिए 23 तारीख का है पेपर, जो फर्स्ट लेवल में आया था। देखिए 2 फ्रेंड गए थे, एक का 23 का था, एक 24 का था। तो इस 23-24 दोनों पेपर देके उन्होंने 25 तारीख को घर पहुँचे। तो उन्होंने हमारे साथ डिस्कशन किया और हमने इस चीज़ को बनाया, पीडीएफ में नोट किया और इसका आंसर लेकर आपके सामने आए। तो चलिए तैयार रहें, आप लोग मिलाते रहें कि आप लोगों का कितना सही हो, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया है वो आपके पेपर में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। रीट 2022 का जो 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था सीडीपी का। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, जो कि एकदम हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपके ही पेपर में आए हुए थे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए इसमें 4 सेट थे ABCD, ठीक है। तो किसी कोड में नंबर अलग अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वो पूछा गया है कि व्यक्ति मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो वहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखा होगा, क्वथनांक संप्रेक्षण परीक्षण, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे TAT CAT नहीं लिखा गया था। वहाँ पे सिर्फ यही लिखा गया था, क्वथनांक संप्रेक्षण परीक्षण और साक्षात्कार विधि थे। ये सबसे सारे लिखे थे ऑप्शन में, लेकिन हम यहाँ पे आंसर को बताते हुए चलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ये वाला TAT, जो इस बच्चे ने ये लगाया होगा ऑप्शन क्वथनांक संप्रेक्षण परीक्षण पे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा दूसरा ऑप्शन था, अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन में दिए गए थे स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब सारे दिए थे, जो कि अधिगम के सिद्धांत इन्होंने दिया है। लेकिन जो ब्लूम है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इसलिए ये वाला हमारा जो है सही हो जाएगा, ब्लूम वाला, कि अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो जो बच्चे ने ब्लूम का ऑप्शन पे टिक मारे हैं वो सही है। अब देखिए प्रतिभाशाली बालक के गुण हैं। देखिए यहाँ पे जिज्ञासा और सक्रियता ये प्रतिभाशाली के गुण हैं, और ये शायद 2 या चौथा ये ऑप्शन में था। 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें 2 और चौथा ये दोनों सही थे। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं चौथा, जो कि हमारा प्रश्न है। शिक्षिका ने एक छात्र गणित के मौलिक विषय को पढ़ाया, अगले दिन अधिगम का कौन सा स्थान, यानी कि एक करके यहाँ पे था। देखिए सारे क्वेश्चन तो याद नहीं रहते, लेकिन कुछ तो वहाँ पे याद रहते हैं, जो बच्चे पेपर दे के आते हैं। कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था कि शिक्षिका ने एक छात्र को गणित पढ़ाया, फिर उसके बाद दूसरे दिन शायद दुकान पर गया, तो बच्चे ने उस चीज़ को सॉल्व कर लिया, और उसमें से पूछा गया था कि यह बच्चे का कैसा अधिगम का स्थानांतरण है, नकारात्मक है क्या, सकारात्मक है या द्विपार्श्विक है। तो यहाँ पे जो होगा, ये बच्चे ने इसको ग्रहण किया, उस शिक्षा को जो गणित में पढ़ा था, तो ये होगा सकारात्मक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बारिश हो रही है बीच बीच में रुक रुक के, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा आपके। तो चलिए इस डिस्टर्ब को नहीं देखना है, आपको प्रश्न देखना है और उसके सवाल को जानना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा 5वां था क्वेश्चन CDP से, कि सृजनात्मक बालक का चिंतन होता है, कैसा होता है। तो वहाँ पे विकल्प में दिया गया था अभिसारी होता है कि अपसारी होता है। तो ये होगा आपका अपसारी हो, ठीक है। ये जो है अपसारी, जिससे मुक्त प्रश्न वाले प्रश्न होते हैं, तो चाहे इसको कह दो कि अपसारी जो वाले बच्चे होते हैं सृजनात्मक, जैसे सृजनात्मक चिंतन के भी को हम अपसारी बोलते हैं, इसलिए अपसारी होगा। अपसारी जो चिंतन के बच्चे होते हैं वो बहुत चीज़ें सोचते हैं, ठीक है, तो उनका लगाव सारी चीज़ें पे होता है, इसलिए यहाँ पे अपसारी होगा। ये अपसारी चिंतन वाला जो होगा, यहाँ पे सृजनात्मक भी होगा। अगर प्रतिभाशील पूछा गया होता तो ये भी अपसारी ही चिंतन वाला होता। तो सृजनात्मक बालक का चिंतन कैसा होता है, अपसारी, ये वाला विकल्प जो हो रहा होगा वहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही होगा। बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। आगे बढ़े फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। तब होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। ये कब होता है, तो ये जब विकास या वृद्धि करके ऑप्शन वहाँ पे दिया रहा होगा, तो जो विकास वाला ऑप्शन था वो वाला हमारा सही होता है। यानी कि विकास तब होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है, ठीक है। तो विकास वाला यहाँ पे सही हो जाता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया था। ये आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफरेंट बता रहे हैं, जो पेपर में नहीं आए हुए हैं। तो ये पेपर में आए हुए आपके क्वेश्चन हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। तो तत्काल समाधान जहाँ पे ऑप्शन रहा होगा वो सही होगा। यहाँ पे आप देखिए विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण में महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण में आपको सबको पता है बच्चा ही महत्वपूर्ण होता है।
अब देखिए यहाँ पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अब दूसरा हम खोल लेते हैं पीडीएफ। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 10वें का। तो देखिए 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के ऊपर। 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसे होती है। सभी को पता है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसा बताया गया है। वहाँ पे कि सुविधादाता जो टीचर होंगे वो बच्चे के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, वो सुविधाजनक कार्य करेंगे उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन यही होगा। देखिए यहाँ पे बहुत से जो शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन हो यानी सी जो सीटेट का क्वेश्चन होता है वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आसानी क्वेश्चन था, सारे जो बच्चे पढ़े होंगे 100% वो करके सही आए होंगे। चलिए चलते हैं। चिंतनशील कक्षा कक्ष में महत्वपूर्ण है। चिंतनशील कक्षा कक्ष में महत्वपूर्ण है। बच्चे और शिक्षक के मध्य में जो अंतरक्रिया होती है वो चिंतनशील कक्षा कक्ष में महत्वपूर्ण होते हैं। ये सही है, क्योंकि जो चिंतनशील होंगे उसके लिए जो है बच्चे क्या सोचते हैं और शिक्षक क्या सोचते हैं उनके बीच में थोड़ा सा लगाव होना चाहिए, तभी वहाँ पे हम समझ पाएंगे कि बच्चे किस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा कि बच्चे और शिक्षक के मध्य अंतरक्रिया होनी चाहिए। आप बात करते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन के ऊपर कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। देखिए उपलब्धि परीक्षण के प्रकार 2 होते हैं, कहीं कहीं पे आपको 5 भी मिलते हैं। तो अगर ऑप्शन में 2 रहा होगा तो 2 होगा, 5 रहा होगा तो 5 नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं 5 नहीं था 4 था, तो देखिए वहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो उदो वाले ऑप्शन जो सही होगा 12वें क्वेश्चन का वो हमारा सही हो जाता है। पुनर्बलन सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, पुनर्बलन सिद्धांत यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो पुनर्बलन सिद्धांत है ये क्रिया प्रसूत। देखिए क्रिया प्रसूत ये तो ठीक है, लेकिन देखिए आप उद्दीपक अनुक्रिया इसको भी आप गलत नहीं मान सकते हैं। तो जो बच्चे उद्दीपक अनुक्रिया लगाए हैं वो भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि उद्दीपक जब वहाँ पे होगा नहीं तो उसके प्रति कैसे जो है वहाँ पे वो पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट का किसी वो अनुक्रिया करेंगे। तो जो बच्चे होते हैं अगर उनके सिखाने के लिए किसी पुनर्बलन की आवश्यकता होती है यानी किसी उद्दीपक की आवश्यकता होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप वो जो है अपना कार्य करने लगते हैं, किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया ये भी सही हो सकता है, क्रिया प्रसूत तो सही है ये। ठीक है, ये स्किनर ने दिया था। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन मांग के चलते हैं सही है। आप देखिए यहाँ पे आयोग क्या मानता है, क्रिया प्रसूत मानता है कि उद्दीपक अनुक्रिया मानता है। चलिए बात करते हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन में दी गई थी, लेकिन जो व्याख्या है वो प्राथमिक स्तर के लिए बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि व्याख्या बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो ये व्याख्या वाला जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यही हमारा होगा सही कि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है व्याख्यान। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड कि समायोजन की विशेषता है। समायोजन की जो विशेषता होती है भय और चिंता से मुक्त होती है। ठीक है, भय और चिंता से जब मुक्त रहेंगे बच्चे तो समायोजन उनके अंदर जल्दी से होगा। वो मतलब कि कुछ भी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए उसमें सामंजस्य स्थापित कर लेंगे अगर चिंता और भय से मुक्त होंगे। तो यही वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं ये आपके रीड 2022 में 23 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें आए हुए हैं। ठीक है, हूबहू यही क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि हमने कई सारे बच्चे से और चैनलों पे भी कई सारे देखा, तो लगभग यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे आए हुए हैं। तो अब देखिए प्राकृतिक और पोषण विवाद है, अनुवांशिक वातावरण से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही बन जाता है। 17 वाला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है कितनी। सभी को पता है 140, ऑप्शन में 130 रहा होगा तो 130 भी हो सकता है, क्योंकि 130 से 140 तक होती है प्रतिभाशाली जो है बच्चों की बुद्धि उपलब्धि IQ। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है यहाँ पे पूछा है, तो कुछ वहाँ पे वैधता विश्वसनीयता ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन आत्मनिष्ठता ये नहीं है। ठीक है, तो नहीं पे पूछा गया तो इसे आत्मनिष्ठता हमारा सही बन जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 19 वाले क्वेश्चन के ऊपर कि शिक्षार्थी केंद्रित परीक्षण में महत्वपूर्ण होता है क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चे ही होंगे, स्टूडेंट होगा, इसलिए यहाँ पे हमारा ये विद्यार्थी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाता है। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 20वें क्वेश्चन के ऊपर। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि RT 2009 के तहत शिक्षक का एक सप्ताह में जो ड्यूटी करते हैं उसके वक्त समय कितना समय मतलब कार्य करते हैं। तो 45 घंटा होता है जो RT एक्ट 2009 के तहत होता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आउट था जो कि हमारा IQ से ही था, वहाँ पे पूछा गया था कि वहाँ पे शायद पूछा गया था कि बच्चे की मेंटल एज इतनी है और उसका जो है मेंटल आयु इतना है,
मतलब मेंटल एज इतनी है और उसका जो वास्तविक आयु इतना है, तो बताइए उसका आयु कितना है। तो वहाँ पे जो 12 आंसर था वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 21 क्वेश्चन लगभग करवा दिए हैं। कुछ 9 क्वेश्चन और रह गए हैं जो कि नहीं पता है कि क्या वो कहाँ से, मतलब क्या है, प्रश्न याद नहीं है। अगर आपको याद हो तो आप ज़रूर कमेंट में करके बताएं, उसका सलूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आते हैं संस्कृत के जो क्वेश्चन थे वो जो आए हुए थे। ठीक है, वीडियो भले ही लेट में आपको मिल रही है, लेकिन जो भी यहाँ पे जानकारी आपको मिल रही है वो ऑथेंटिक और बिल्कुल सही मिल रही है। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे उसी की जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है। फर्जी अपने तरफ से कोई चीज़ यहाँ पे जोड़ के आपको नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार से आपको संस्कृत और पर्यावरण की भी जो है वीडियो मिलेगा और आप भी वहाँ पर गेस लगा पाएंगे कि हमारा लगभग कितना सही हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।